The last of the times we were discussing. नहीं नहीं ऐसा मत करो. The last of the times we were discussing the provisions of exempt income. अच्छा, लेक्चर अब स्टार्ट नहीं हुआ जब तक आप लोग दूर दूर नहीं बैठ रहे. सुबह से 4 लेक्चर लग चुके हैं, 4 प्रोफेसर आके बोल चुके हैं तुम लोगों को, तब भी समझ में नहीं आ रहा है ना सर. आप लेक्चर स्टार्ट नहीं करते, खत्म. लगा रहे हो, फर्स्ट बेंच पे बैठ रहे हैं तुम तो. और ये इस बेंच पे दो दो क्यों बैठ रहे हैं जब मैं मना भी कर रहा हूँ कई बार. एक जना इसमें से सब लोग पीछे चले जाओ, एक कोई भी एक उठ जाओ, एक दूसरे की शक्ल मत देखना हो. जितना जब तक दूर दूर नहीं बैठोगे लेक्चर स्टार्ट ही नहीं होगा, हम पढ़ाएंगे नहीं. चलो और बोलो. हाँ नहीं सही है, सही है. सर बड़ा अच्छे गए थे, धर्म सर बड़े के लिए मेहता सर बड़े के लिए एक एक जन हो जाओ. तो जल्दी हो जाओ, जितनी जल्दी हो जाओ उतनी जल्दी तुम लोग का ही लॉस नहीं होगा. जो लोग एक दूसरे के शक्ल देख रहे हैं, फोन देख रहे हैं, प्लीज चले जाओ. पीछे के आखिरी बेंचेस खाली है, पीछे दुर्गेश भैया हेल्प. बेटा वो कुछ नहीं पढ़ा रहे हैं, वॉइस में बोल रहे हैं. हाँ वो अलग ही चलते रहते हैं वो. मेरे पास ये माइक मेरे पास है. We'll start in 2 minutes, don't worry. इतने लोगों से बोल रहा हूँ रजिस्टर्ड बैठे हैं, लोगों को ही बोल रहा हूँ. 3 दिखने चाहिए एक बेंच पे, अब 3 से 14 जो दिख रहा है प्लीज होके एक जना चले जाओ. और जो 3 बैठे हैं क्यों दूर बैठे सभी को, ये पूरा जो रो है 3 ही दिखने चाहिए. और उसमें एक वीर जी बैठे हैं ना, अपने वीर जी वाली लाइन में एक, बाकी पीछे. जितनी देर करोगे उतनी देर भी लेक्चर नहीं होगा. पीछे चले जाओ भाई. बेटा तुम लोग सुपर 100 स्ट्रीम के स्टूडेंट हो यार, तुम लोग की बात नहीं मानते. हाँ और अब से ये ऐसा नहीं कि टेक्स्ट के लेक्चर के बाद वापस से हो गए. टेक्स्ट के लेक्चर हाँ आखिरी है, तो कल से भी ये चीज होगी. कॉमन सेंस यूज करो, कल की लेक्चर है. आखिरी है फिर आखिरी है, फिर हो जाएगा. कोई नहीं I'll handle it. Hello. See, you need to understand. आवाज नहीं आ रही है, नहीं आ रही है, ये वाली आ गई बस. थैंक यू. तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि देखो अभी थिंग्स हैव टर्न्ड आउट वेरी डिफरेंटली. आई डोंट नो, एक मिनट थोड़ा सा सब सेटल हो जाएंगे, अपने आप आवाज आएगी. अभी आ रही है कुछ बेटर, समथिंग बेटर. समझो बात को बेटा, क्योंकि क्या है सिचुएशन अब ऐसी ना हो जाए कि कोई स्टैट्यूटरी इंस्ट्रक्शन आ जाए कि क्लासेस बंद के करें. रेलवे हैज स्टॉप्ड देयर सर्विसेज अगेन, इफ यू नो, टुडे इटसेल्फ. 15 दिन के लिए उन्होंने, सुनाई दे गया ना, बहुत कम आवाज आ रही है. आई जस्ट चेक. हेलो, ध्यान. सर मैं हाँ हो गया हो गया. वो बजे अभी ठीक है. इज इट बेटर? समझो अभी क्या है सिचुएशन, चीजें चेंज हो गई है. सो वी नीड टू अप्रिशिएट दैट एंड वर्क अकॉर्डिंगली. सो वॉट एवर इज सेड इज इन ऑल ऑफ अवर इंटरेस्ट. अपन सबके फायदे में है. हम भी चाहते हैं कि हम भी एकेडमी में ही पढ़ाएं.
वर्चुअली नहीं पढ़ाएं, आप भी चाहते हैं कि आप एकेडमी आके पढ़े, तो थोड़े दिन के लिए 2 4 5 दिन 7 दिन जितना भी हम कर सके इस सिचुएशन को हैंडल करें. दैट इज माय पर्सनल रिक्वेस्ट टू यू, राइट. अंडरस्टैंड द सिचुएशन विच वी आर गोइंग थ्रू, राइट. थिंग्स हैव स्टार्टेड क्लोजिंग अप. जो आप पिछले साल जैसा आपने देखा था वैसे चीजें अब सब बंद होने लग गई है ना. तो अब ऐसा मैं नहीं चाहूंगा कि एकेडमी को भी बंद करना पड़े, आप भी नहीं चाहोगे शायद. तो इसलिए थोड़ा सा कंटेन कर लेते हैं अपन अपने आप को. दैट इज व्हाट आई वाज पुटिंग अप. ठीक है, तो ध्यान रख लो इस बात को. चलो अभी एग्जाम्प्ट इनकम का चैप्टर स्टार्ट करते हैं. लेट अस गेट बैक टू द सब्जेक्ट. टेक योर नोट्स. एग्जाम्प्ट इनकम इज द चैप्टर इन फ्रंट ऑफ यू. हाँ, 1 घंटे 15 मिनट का लगाऊं अभी? नहीं, चलने दो. मैं आई कीप अ वॉच ऑन द टाइमर एंड डिस्कस द थिंग. सो प्लीज फोकस बैक ऑन द थिंग. लेट अस कम टू द सब्जेक्ट. छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, समझाऊंगा उसको. ऐसा मत मानो, मैं भी नहीं मानना, मुझे भी नहीं मानना चाहिए कि वैक्सीन आ गया, टीवी पे उसका फोटो आ गया तो अपन वी आर नाउ सेफ. टीवी पे फोटो देखने से सेफ नहीं हो जाएंगे. और अपने को जब लग जाएगी तब अपन जरूर सेफ शायद हो जाए, शायद, राइट. हाउएवर इज ऑलवेज देयर, राइट, वी नो. सो let us start with the chapter of exempt income. Section 10 BC is the first section we had discussed. Section 10 BC. As per this section 10 BC, it has been provided that if there is a disaster and you receive a compensation, this compensation is given by central government और स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी. तो कल मैंने कहा था किसी भी तरह की त्रासदी आ गई, डिजास्टर आ गया, अभी नेचुरल हो या मैनमेड हो, उस डिजास्टर में मुआवजा देती है सरकार. तो वो जो मुआवजा हमको मिला वो मुआवजा टैक्स फ्री है, एग्जम्प्ट है, राइट. दैट इज व्हाट इज प्रोवाइडेड. व्हाटएवर कंपनसेशन यू हैव रिसीव्ड दैट इज एग्जम्प्ट. उस समय टैक्स लेना एकदम अच्छा नहीं लगेगा, मैंने कहा था. तो एनी कंपनसेशन फॉर एनी डिजास्टर इज एग्जम्प्ट. अब इसके बाद अगला सेक्शन हमको पढ़ना है. नोट्स में अगर हम देखेंगे तो वी आर एक्चुअली ऑन पेज नंबर 24. पेज 24. इस पर 10 BC हम पढ़ चुके हैं. 10 BC, ठीक है. इसको देखो, पढ़ भी लो क्या लिखा हुआ है. कंपनसेशन फॉर एनी डिजास्टर, नेचुरल और मैनमेड डिजास्टर. इन दिस डिजास्टर यू रिसीव द असेसी. जिसको कंपनसेशन मिला वो है इंडिविजुअल और लीगल हेयर. कंपनसेशन फॉर डिजास्टर, ये जो कंपनसेशन दिया है ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने और लोकल अथॉरिटी ने दिया. अगर तीनों कंडीशन फुलफिल होती है तो जो भी कंपनसेशन हमें मिला वो एग्जम्प्ट है, ठीक है. दैट इज व्हाट इज सेक्शन 10 BC. अब अगला सेक्शन 10 सबसेक्शन 16. ये समझो. अभी व्हाट हैज बीन प्रोवाइडेड हियर इज 10 सबसेक्शन 16. अगर ये कंडीशंस फुलफिल हो जाएगी तो जो अमाउंट है वो एग्जम्प्ट होगा. कल मैंने आपको कहा था किसी भी प्रोविजन में 2 चीजें पढ़नी है, व्हेन एंड व्हाट. सो व्हेन दिस प्रोविजन विल अप्लाई एंड इफ दिस प्रोविजन विल अप्लाई व्हाट विल हैपन, ये अपने को पढ़ना है. सो व्हेन 10 सबसेक्शन 16 विल अप्लाई, कंडीशन अपने सामने है. इफ यू रिसीव स्कॉलरशिप टू मीट द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन. तो अगर कॉस्ट ऑफ एजुकेशन को मीट करने के लिए कोई स्कॉलरशिप मिलती है तो वो स्कॉलरशिप एग्जम्प्ट है.
स्कूल में, कॉलेजेस में अक्सर ऐसा होता है कि जो अच्छे बच्चे होते हैं, मेरिटोरियस स्टूडेंट्स होते हैं, या जो जरूरतमंद बच्चे होते हैं, उनको स्कूल से, कॉलेज से, या फिर कोई और ऑर्गेनाइजेशन है, वो उनको स्कॉलरशिप देता है। वो जो भी स्कॉलरशिप मिलती है, दैट इज एग्जम्प्ट। दिस इज सेक्शन 10 सबसेक्शन 16। एनी स्कॉलरशिप गिवन टू मीट द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन इज एग्जम्प्ट। पिछला जो कल सेक्शन अपन ने पढ़ा 10 सबसेक्शन 10 BC, उसमें लिखा हुआ है कि वो पैसा किसने दिया। उसमें लिखा हुआ है इट इज गिवन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी। 10 BC में लिखा हुआ है। 10 सबसेक्शन 16 में ऐसा नहीं लिखा हुआ है। तो यहां पर स्कॉलरशिप कौन दे रहा है? कोई भी दे सकता है, गवर्नमेंट भी दे सकता है, प्राइवेट कोई ऑर्गेनाइजेशन भी दे सकता है, NGO भी दे सकता है, या फिर स्कूल भी दे सकता है स्कॉलरशिप, किसी बच्चे के पेरेंट्स भी दे सकते हैं स्कॉलरशिप। ये सेक्शन ओपन एंडेड है और इसमें यह कहा गया है कि स्कॉलरशिप एग्जम्प्ट है। बस अगर वो स्कॉलरशिप कॉस्ट ऑफ एजुकेशन को मीट करने के लिए है। यहां ये नहीं लिखा है कि ये गवर्नमेंट ने दिया, तो मन से मत लिख लेना। दैट इज व्हाट आई वांटेड। कई लोगों ने कहा गवर्नमेंट ने दिया तो ये एग्जम्प्ट है, ऐसा नहीं लिखा है। तो यू हैव टू बी प्रिसाइज क्या लिखा है। जो लिखा है वो सारा अप्लाई करना है, और जो नहीं लिखा है वो मन से नहीं लिखना है अपने आप से। ठीक है, तो यहां पर क्लियर कट लॉ है कि अगर स्कॉलरशिप दी जाती है टू मीट द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन, तो ये स्कॉलरशिप एग्जम्प्ट है। क्लियर कट लॉ है, इसमें और कुछ नहीं कहना है मुझे। एनी स्कॉलरशिप टू मीट द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन इज एग्जम्प्ट। अभी देखो यहां आपके काम की एक बात मैं बता देता हूं कि अभी जब आप CA इंटर एग्जाम क्लियर करोगे, उसके बाद आप ट्रेनिंग के लिए जाते हो, पता होगा आपको, है ना, 3 साल का ट्रेनिंग आर्टिकलशिप होता है। तो आर्टिकलशिप के लिए जब आप जाते हो तो दे गिव यू स्टाइपेंड। ऑफिस जाते हैं तो ऑफिस में स्टाइपेंड मिलता है। वो जो स्टाइपेंड होता है वो बहुत कम होता है ना, पर वो होता है स्कॉलरशिप। इट इज टू मीट द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन। अमाउंट उसका कम हो या ज्यादा, पर वो एग्जम्प्ट होता है। कुछ फॉर्म ज्यादा भी देती हैं। अभी मान लो आपने CA में आर्टिकलशिप में गए और आपकी फॉर्म आपको 2 लाख रुपए महीने का स्टाइपेंड दे रही है, एग्जम्प्ट है, ले लेना, टेंशन नहीं है, इट इज एग्जम्प्ट। स्कॉलरशिप टू मीट द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन इज एग्जम्प्ट। इट इज अ सिंपल प्रिंसिपल, आई थिंक देयर इज नो कंफ्यूजन। डॉक्टर्स में अक्सर वो थोड़ा ज्यादा होता है। डॉक्टर्स में भी जब वो MBBS वगैरह करते हैं तो ट्रेनिंग होती है उनकी, इंटर्नशिप होती है उनकी, तो उस समय उनको स्टाइपेंड मिलता है जो 50,000 के आसपास होता है कई जगह पे। तो अभी वो जो स्टाइपेंड मिलता है उनको, दैट इज एग्जम्प्ट बिकॉज इट इज टू मीट द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन। सो दिस इज सेक्शन 10 सबसेक्शन 16। एनी स्कॉलरशिप टू मीट द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन इज एग्जम्प्ट। एंड पर्टिकुलरली अपन CA वालों लोगों के लिए ये ध्यान रखना जरूरी है कि वो जो स्टाइपेंड मिलेगा आर्टिकलशिप में, वो भी स्कॉलरशिप है टू मीट द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन। अब उसके बाद अगले सेक्शन पे आते हैं, सेक्शन 10 सबसेक्शन 17A। कोई भी प्रोविजन को पढ़ो तो उसमें आपको जो लिखा है उसको ब्रेक कर लेना चाहिए कंडीशंस में, कि इस प्रोविजन में क्या क्या कंडीशंस है। सो अभी देखो लिखा क्या है, मैंने उसको ब्रेक करके लिख दिया है। प्रोविजन कब अट्रैक्ट होगा? When you get an award or reward in public interest. So there is an award or reward which is given in public interest. This is given by central government, state government or approved institution. Award or reward which is given by central government or state government or approved institution. जो नाम लिखे उन्हीं से अगर हमको अवार्ड या रिवॉर्ड मिलता है तो वो एग्जम्प्ट है। इसके अलावा किसी से मिल जाता है तो वो एग्जम्प्ट नहीं है। तो प्रिसाइजली यहां लिखा हुआ है, उसी पे ध्यान दो। एनी अवार्ड और रिवॉर्ड विच इज इन पब्लिक इंटरेस्ट गिवन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन इज एग्जम्प्ट। अभी टिपिकली सोचो कि ये किस तरह की चीजें हैं
तो यहां पे बात हो रही है कि आपने कुछ बहुत अच्छा काम किया पब्लिक इंटरेस्ट में, जिसके लिए गवर्नमेंट ने आपको कोई अवार्ड दिया। थिंक अबाउट इट कि अभी मान लो किसी ने टेक दिस एग्जांपल कि इन दिस ग्लोबल पेंडेमिक ऑफ कोविड-19 किसी ने बहुत अच्छा कुछ किया पब्लिक वेलफेयर के लिए और उसको गवर्नमेंट ने अवार्ड दिया, साथ में 5 लाख रुपए का उसको पैसा भी दिया और पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण ये भी दिया। अब उसको ये जो अवार्ड मिला है उसके साथ से 5 लाख रुपए मिला है। ये जो 5 लाख रुपए उसको मिला, ये इस पे क्या इनकम टैक्स लगेगा? दे से इट इज एग्जम्प्ट। एनी अवार्ड और रिवॉर्ड फॉर समथिंग विच ही हैज डन इन पब्लिक वेलफेयर, इट इज समथिंग विच इज एग्जम्प्ट। सो बहुत बड़ा एग्जाम्पशन है, आप सोच सकते हो। अभी किसी ने थिंक अबाउट इट, कोई इकोलॉजी के लिए बहुत अच्छा किया, ठीक है, उसने इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का पूरा कंसेप्ट को इवॉल्व कर दिया और उसका पूरा या हाइड्रोजन बेस्ड इंजन डेवलप कर दिए उसने जो हाइड्रोजन पे चलते हैं, या कोई ऐसा टेक्नोलॉजी डेवलप कर दिया बैटरी में कि एक बार बैटरी को चार्ज करो व्हीकल की या मोबाइल की तो वो 15-20 साल तक उसका लाइफ रहती है। दिस इज व्हाट टेक्नोलॉजी वी आर थिंकिंग ऑफ इन द फ्यूचर, पर ये टेक्नोलॉजी उसने डेवलप कर दी। इसके लिए उसको कोई अवार्ड मिला, सरकार ने 11 लाख रुपए उसको अवार्ड दिया। ये जो अवार्ड उसको मिला है, इट इज समथिंग विच इज फॉर एनीथिंग व्हाट ही हैज डन इन पब्लिक वेलफेयर। दिस अवार्ड इज समथिंग विच इज एग्जाम। इट कैन बी अ रिवॉर्ड। रिवॉर्ड अक्सर होता है वर्ड नेगेटिव चीज को रोकना, सो दैट इज अ रिवॉर्ड। अभी कोई डाकू को पकड़ा दिया, ठीक है, देयर वाज सम टेररिस्ट था, कोई डाकू था और उस पर रिवॉर्ड रखा था सरकार ने कि जो इसको पकड़वाएगा उसको 10 लाख रुपए इनाम मिलेगा। सो ही हैज डन समथिंग विच इज इन पब्लिक वेलफेयर, ठीक है, और उसके लिए उसको रिवॉर्ड मिला। तो ये जो रिवॉर्ड मिला है, ये जो अवार्ड मिला है, ये एग्जम्प्ट है बशर्ते इट इज रिसीव्ड फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन, तभी ये एग्जम्प्ट है। एग्जम्प्ट तभी है व्हेन इट इज रिसीव्ड फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन। अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन में कौन कौन से इंस्टीट्यूशन आएंगे? somebody would be wondering। मेरे पास एक बहुत ही अच्छा वर्ड है और वो है प्रिस्क्राइब्ड। पहले मैं कह चुका हूं, तो जो भी प्रिस्क्राइब्ड इंस्टीट्यूशन है वो अप्रूव्ड है। उसका टेंशन नहीं लेना है अपने को कि अप्रूव्ड कौन कौन से हैं। 2000 इंस्टीट्यूशन होंगे, आप गूगल पे ढूंढोगे, हो सकता है आपको लिस्ट मिल जाए, फुर्सत मिले तो रट लेना, काम का नहीं अपने। कोई को लग रहा है नहीं सर कौन से हैं, तो आप रट सकते हो, आपकी इच्छा। यू हैव टू सी द वर्ड इज अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन। तो अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन से मिला तो एग्जम्प्ट है, खत्म हो गई बात। अब अगला सेक्शन हम पढ़ेंगे, सेक्शन 10 सब सेक्शन 2A। बहुत ध्यान से सुनना, एग्जम्पशन का चैप्टर है। 5 मिनट का डिस्कशन मिस हुआ तो क्या होगा, एक आध एग्जम्पशन आपका छूट जाएगा। अभी तक जो एग्जम्पशन पढ़ा है वो इतने काम के नहीं थे तो चल रहा था, पर अब जो मैं पढ़ाने वाला हूं वो काफी इंपॉर्टेंट एग्जम्पशन है एंड दैट विल गिव यू एन आइडिया ऑफ द एंटायर इनकम टैक्स। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सेक्शन 10 सब सेक्शन 2A। अब यहां पर लिखा हुआ है इनकम ऑफ अ पार्टनर फ्रॉम फर्म, एग्जम्प्ट। दिस इज द चैप्टर वी आर डिस्कसिंग। तो पार्टनर को जो फर्म से मिलता है शेयर ऑफ प्रॉफिट, इनकम, वो एग्जम्प्ट। दिस इज व्हाट इज रिटन अप हियर। कंसेप्ट को समझो, कंसेप्ट क्या है उस पर ध्यान दो। तो कंसेप्ट कुछ ऐसा है कि इनकम टैक्स में हमने पहले चैप्टर में पढ़ा कि पार्टनरशिप फर्म एक अलग एंटिटी होती है और फर्म एक अलग एंटिटी होती है और पार्टनर एक अलग एंटिटी होती है। पार्टनर इज इंडिविजुअल, पार्टनर एक अलग पर्सन है और पार्टनर को अलग से इनकम टैक्स लगता है। फर्म एक अलग पर्सन है और फर्म को अलग से इनकम टैक्स लगता है, दोनों अलग अलग। फर्म अलग है, पार्टनर अलग है। फर्म की इनकम पे कौन टैक्स देगा? फर्म टैक्स देगी। फर्म का एक अलग P&L अकाउंट और बैलेंस शीट है। फर्म के अलग असेट्स हैं। फर्म के असेट्स से इनकम कमाएगी फर्म
जो फर्म के P&L में आएगी। फर्म के प्रॉफिट हुआ से 50 lakhs, इस पर पार्टनरशिप फर्म टैक्स देगी। वी नो फर्म को 30% पे टैक्स लगता है, वॉट एवर इज द टैक्स रेट, तो इस 50 लाख पे फर्म टैक्स दे देगी। पार्टनर एक अलग असेसी है इनकम टैक्स में, पार्टनर एक अलग असेसी है इनकम टैक्स में, तो पार्टनर का प्रॉफिट अलग होगा। पार्टनर को कहीं से सैलरी मिलती होगी, हो सकता है कहीं वो जॉब कर रहा है, पार्टनर को कहीं से इंटरेस्ट मिलता होगा, कहीं से रेंट मिलता होगा, पार्टनर की 10 तरह की इनकम होगी। इसके ऊपर कौन टैक्स देगा? पार्टनर टैक्स देगा, है ना। अब पार्टनर को जो बहुत सारी इनकम हो रही है, वो इनकम पर तो पार्टनर टैक्स दे ही देगा। पार्टनर को एक और इनकम हो रही है, और वो इनकम है द इनकम फ्रॉम शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द फर्म। फर्म का ये जो प्रॉफिट है 50 लाख, इस 50 लाख के प्रॉफिट पर फर्म ऑलरेडी टैक्स दे चुकी है 30%। ये 30% टैक्स देने के बाद जो बच गया, मान लो 35 लाख रुपए बच गया, ये 35 लाख वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसमें हमारा पार्टनर जो है, जो भी अपना पार्टनर है, से मिस्टर एक्स, इसका हिस्सा बनता है से 15 लाख रुपए। पार्टनर की ये 15 लाख रुपए भी इनकम है, पार्टनर की ये 15 लाख रुपए भी इनकम है। फर्म की इनकम पर फर्म ने टैक्स दे दिया 50 लाख पे, 50 लाख पे फर्म ने टैक्स दे दिया 30%, और अब टैक्स देने के बाद वो पार्टनर को बट गया। अगर हम ये कहते हैं कि ये 15 लाख जो पार्टनर को फर्म से मिला, इस पे पार्टनर को भी टैक्स लगेगा, तो क्या ये सही होगा? नहीं होगा। क्या प्रॉब्लम होगी? डबल टैक्सेशन हो जाएगा। फर्म ने कमाए 50 लाख, उस पे ऑलरेडी फर्म ने टैक्स दे दिया। अब अगर वही अमाउंट जब पार्टनर के हाथ में आता है और आप कहते हो कि पार्टनर को भी टैक्स लगेगा, तो ये गलत हो जाएगा, डबल टैक्सेशन हो जाएगा। तो पार्टनर के हाथ में ये एग्जम्प्ट करना चाहिए, पर ऐसा कहां लिखा है कि पार्टनर के हाथ में ये एग्जम्प्ट है? तो अब अपन वो सेक्शन पढ़ रहे हैं, सेक्शन 10 सब सेक्शन 2A। पार्टनर को इनकम टैक्स तो लगेगा, पर अदर इनकम्स पे फर्म से जो शेयर ऑफ प्रॉफिट मिल रहा है वो पार्टनर के हाथ में एग्जम्प्ट है। और उसका लॉजिक आपको क्लियर है कि अदरवाइज इट वुड हैव बीन डबल टैक्सेशन। गवर्नमेंट इज वेरी फेयर, गवर्नमेंट इज वेरी रीजनेबल, दे आर नॉट डूइंग दिस डबल टैक्सेशन। एम आई ओके विद दिस कंसेप्ट? सही लग रहा है ना। अब ऐसा ही ये एग्जाम में आती है, ये सब चीजें, ठीक है, ये सब एग्जाम में आती है चीजें, इसीलिए पढ़ रहे हैं। अब अगली बात दी गई है, ऐसा ही कंसेप्ट HUF में। HUF इनकम टैक्स में एक अलग पर्सन है। HUF के मेंबर्स जो होते हैं इनकम टैक्स में, वो अलग पर्सन है, ठीक है। HUF के असेट्स से HUF ने इनकम कमाई, HUF की इनकम पे कौन टैक्स देगा? HUF की इनकम पे कौन टैक्स देगा? HUF। तो मान लो HUF को इनकम हुई 50 लाख रुपए, इस 50 लाख की HUF की इनकम पर कौन टैक्स देगा? HUF। किस रेट से? HUF के रेट से। HUF के रेट क्या होते हैं? HUF के रेट क्या होते हैं? यस, HUF के रेट क्या होते हैं? यस, काइंडली लेट अस नो व्हाट आर द रेट्स फॉर HUF। आवाज नहीं आ रही है। हाँ जी, HUF के रेट्स 2.5 लाख तक एग्जाम, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, 5 लाख से 10 लाख तक 20%, उसके ऊपर 30% प्लस सरचार्ज एंड सेस एज एप्लीकेबल। तो अब HUF के जो भी रेट्स,
उस पे HUF टैक्स दे देगा। HUF का जो मेंबर है उसको कई तरह की इनकम होती होंगी, उसको कहीं से इंटरेस्ट मिलता होगा, कहीं से सैलरी, कहीं से कमीशन, कहीं से रेंट मिलता होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसकी बहुत सारी ये जो इनकम है इस पर तो मेंबर टैक्स दे ही देगा, क्योंकि मेंबर भी एक एसएससी है, मेंबर भी इनकम टैक्स में एक अलग पर्सन है, और इसलिए मेंबर अपनी इनकम पे टैक्स दे ही देगा। मेंबर को जो इतनी सारी इनकम होती हैं, उन इनकम के अलावा एक और इनकम मेंबर को होने वाली है, और वो इनकम है शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम HUF से 15 लाख रुपए। अब अगर ये शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम HUF मेंबर के हाथ में टैक्स कर दिया, अगर ये शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम HUF मेंबर के हाथ में टैक्स कर दिया, तो कोई प्रॉब्लम हो जाएगा क्या? क्या प्रॉब्लम हो जाएगा? डबल टैक्सेशन हो जाएगा। HUF अपनी इनकम पर ऑलरेडी टैक्स दे चुकी है, अगर यही प्रॉफिट वापस मेंबर के हाथ में टैक्स कर लिया जाता है तो इट वुड अमाउंट टू डबल टैक्सेशन। ऑब्वियसली ये डबल टैक्सेशन नहीं होना चाहिए, इसीलिए उन्होंने यहां लिख दिया कि मेंबर के हाथ में ये शेयर ऑफ प्रॉफिट एग्जम्प्ट है। सेक्शन 10 सब सेक्शन 2, मेंबर के हाथ में ये शेयर ऑफ प्रॉफिट एग्जम्प्ट है। कंसेप्ट इज वेरी क्लियर, यही कंसेप्ट फॉर्म में भी है, यही कंसेप्ट HUF में भी है। फॉर्म की इनकम पे फॉर्म टैक्स दे देगी, तो वही इनकम जब मैं पार्टनर के हाथ में जाएगी तो पार्टनर के हाथ में वो एग्जम्प्ट हो जाएगी। HUF में भी HUF की इनकम पर HUF टैक्स दे देगी, तो वही इनकम जब मेंबर के हाथ में जाएगी तो मेंबर के हाथ में एग्जम्प्ट हो जाएगी। ठीक है, ओके विद दिस? ऐसा ही कंसेप्ट कंपनी में भी होना चाहिए। कंपनी ने इनकम कमाई 50 लाख रुपए, कंपनी अपनी इनकम पर इनकम टैक्स दे देगी। 50 लाख रुपए कमाए, कंपनी अपनी इनकम पर 30% की रेट से टैक्स दे देगी या 25% की रेट से टैक्स दे देगी। व्हाट आर द रेट्स एप्लीकेबल फॉर कंपनी? यस, दैट पर्सन हु इज एट द लास्ट। हाँ जी, मैंने कुछ पूछा, क्या पूछा? पहले क्वेश्चन ही बता दो, आंसर छोड़ो। क्वेश्चन क्या है? आंसर तो दूर की बात है, क्वेश्चन क्या है? क्या कह रहे हो? हाँ, टैक्स रेट पूछे, कंपनी के टैक्स रेट क्या है? टैक्स रेट ऑन कंपनीज। माई जॉब इज वेरी सिंपल, मैं क्लास में आऊंगा, पढ़ाऊंगा, चले जाऊंगा। योर जॉब इज डिफिकल्ट, आपको उसको सुनना है, समझना है, एग्जाम तक याद रखना है, और एग्जाम में आ जाए तो सही अप्लाई करना है। दैट इज योर जॉब। और नहीं करते हो तो भी कोई चिंता की बात नहीं है, बिल्कुल टेंशन नहीं है, टेंशन है ही नहीं। देखो, सीए में ऐसा होता है कि सीए फाउंडेशन में 1 लाख लोगों ने से ज्वाइन किया। फाउंडेशन का रिजल्ट आई थिंक 30-40% होता है। नहीं, कितने परसेंट होता है? 30 मान लो, चलो 30%। 17 आया था, तो 17,000 लोग फाउंडेशन पास हुए। अब ये 17,000 इंटर में आ गए। इंटर का रिजल्ट होता है 8 से 10%, है ना? 17,000 का 8%, 10%, 1700। और फाइनल का रिजल्ट होता है 5%, तो 1700 का 5%, 850। तो टेंशन किसी को नहीं है, कोई टेंशन ही नहीं है, मजे आराम है। 1 लाख में से 850 लोगों का रेशो है, मैथमेटिक्स गलत है।
85 ही होगा। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। सीए आपने कहा, देखो मेरे को नहीं पता, तो ये ऐसा है, बाकी कोई टेंशन तो है ही नहीं। ठीक है, माई जॉब इज सिंपल, एवरीबडी हु इज कमिंग अप हियर एंड टीचिंग, देयर जॉब इज सिंपल, क्योंकि उनको तो पढ़ाना है और पढ़ा दिया तो बात खत्म हो गया। अभी योर जॉब इज डिफिकल्ट बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड इट, रिमेंबर इट एंड अप्लाई इट प्रॉपरली इन द एग्जाम। अदरवाइज आईसीएआई इंस्टीट्यूट तो बना ही लोगों को फेल करने के लिए, वो इंस्टीट्यूट लोगों को पास करने के लिए नहीं बना है। दिस इज नॉट स्कूल कि वो उनका बोर्ड बना रहता है स्कूल का लोगों को पास करने के लिए, राइट। एमपी बोर्ड, सीबीएसई, आईसीएसई, उनका ही रहता है पास करो लोगों को, ज्यादा से ज्यादा लोगों को पास करो, कोई फेल नहीं होना चाहिए। पूरी कोशिश रहती है कि कोई फेल ना हो। 80% मार्क्स दे दो, 90% दे दो, बच्चे को टेंशन नहीं होना चाहिए। बट अपना इंस्टीट्यूट एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम ले रहा है और ये इंस्टीट्यूट का मोटो है, हिडन मोटो, जो लिखा नहीं है, उन्होंने लिखा कुछ और मोटो है, कभी आपने पढ़ा हो, उनका मोटो लिखा है उन्होंने, ये एषु सप्तेषु जागृति है ना, पर वो लिखा है, उनका हिडन मोटो है कि हम लोगों को फेल करने के लिए बने। ये हिडन मोटो, which is their motto. So understand, it is a competitive exam. You have to understand, you have to focus, you have to be in the class. Nobody is going to press you कि आप क्लास में रहो. It is your choice. So I was just asking, what is the rate of company? हाँ जी, आप कुछ कह रहे हैं। फॉरेन कंपनी में 40%, डोमेस्टिक कंपनी में 30% जनरली। हावेवर अगर वो 400 करोड़ तक का टर्नओवर है इन फाइनेंशियल ईयर 18-19 तो 25%। फिर 115 BA, 115 BA, जिसमें अलग अलग स्पेशल रेट्स दिए हैं डोमेस्टिक कंपनी को लेकर। सो यू नो द रेट्स ऑफ टैक्स ऑफ कंपनी, राइट? You know the tax rates of companies. अब what I was saying was, कंपनी ने इनकम कमाई 50 लाख रुपए। 50 लाख की इनकम पर कंपनी ने ऑलरेडी इनकम टैक्स दे दिया 25-30% वॉट एवर। यही इनकम कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को बांटेगी, यही इनकम कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को बांटेगी। जब कंपनी यही इनकम अपने शेयर होल्डर्स को बांटेगी उसको अपन कहते हैं डिविडेंड। अगर इस डिविडेंड को शेयर होल्डर के हाथ में टैक्स कर दिया तो इट इज गोइंग टू बी अ डबल टैक्सेशन। कंपनी ने कमाए 50 लाख, उस पर कंपनी ने टैक्स दे दिया 25-30% पे, और यही जब शेयर होल्डर को बटेगा तो अगर शेयर होल्डर को आपने टैक्स कर दिया तो इट विल बी अ डबल टैक्सेशन। यह डबल टैक्सेशन नहीं होना चाहिए। लॉजिक वही है जो फॉर्म में था, एचयूएफ में था कि डबल टैक्सेशन है, डबल टैक्सेशन नहीं होना चाहिए। कंपनी में सरकार ने अपनी आंखें और कान बंद कर लिया और सुना ही नहीं। उन्होंने कहा डबल टैक्सेशन होता है तो होने दो, हु केयर्स। सो डिविडेंड इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर। सर बट इट इज डबल टैक्सेशन, लेट इट बी। डबल टैक्सेशन होता है तो होने दो। तो ये पूरा टैक्सेशन है। फर्म के केस में क्या होता है हमको पता है, फर्म को टैक्स लग गया, क्योंकि फर्म को टैक्स लग गया तो पार्टनर एग्जम्प्ट हो जाता है। पार्टनर को जो शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलता है फर्म से वो एग्जम्प्ट हो जाता है। पार्टनर की अदर इनकम्स तो टैक्सेबल है, ओनली व्हाट इज एग्जम्प्ट इज शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द फर्म। ऐसे ही एचयूएफ में होता है, एचयूएफ की इनकम पे एचयूएफ को टैक्स लग जाता है। तो इसीलिए एचयूएफ से जो शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलता है मेंबर को, वो मेंबर के हाथ में एग्जम्प्ट हो जाता है, बाकी इनकम मेंबर की टैक्सेबल होती है। और कंपनी में अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं होता है। कंपनी में देयर इज अ डबल टैक्सेशन। सो यू विल से कंपनी पहले 25% दे दे, फिर वो अपने शेयर होल्डर को बांटे और शेयर होल्डर को फिर उस पर टैक्स लगेगा। इफ यू थिंक ये गलत है तो भी यही कानून है, तो चॉइस नहीं है, अपने पास प्रोविजन अपने सामने। ठीक है, तो ये हो गया
10(2)(a) and subsection 10(2). We are through with it. अगला सेक्शन जो हमको पढ़ना है वो है सेक्शन 10(26)(AAA). 10(26)(AAA). Focus on this section 10(26)(AAA). What exactly is provided up here in 10(26)(AAA)? Let us understand. अभी यहां पर वो जो बात कर रहे हैं वो भारत के एक राज्य की बात कर रहे हैं और वो राज्य है सिक्किम। सिक्किम को लेकर दे हैव गिवन अ स्पेशल प्रिविलेज, अ स्पेशल प्रोविजन हैज बीन गिवन रिगार्डिंग सिक्किम। आई बिलीव यू नो द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। हिस्ट्री अपना बहुत ही फेवरेट सब्जेक्ट था स्कूल में, जैसे ज्योग्राफी था, थोड़े दिन पहले मैंने कहा था। हिस्ट्री का सब्जेक्ट बहुत ही बढ़िया था और बहुत मजा आता था हिस्ट्री में, है ना। जैसे ही चालू होता था नींद आ जाती थी, कमाल की, है ना। तो हम बात कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री की, भारत की आजादी के बाद। मॉडर्न हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री ऑफ इंडिया। I don't know to what extent you have studied it in this school, but you must be aware of the merger of Sikkim into the Indian territory. Initially, भारत की आजादी के समय सिक्किम भारत का हिस्सा नहीं था और सिक्किम, सुन लो, स्पेक्यूलेट मत करो। सिक्किम जो था, क्योंकि भारत का हिस्सा नहीं था, इट वॉज एक्चुअली अंडर इट वॉज अ कॉलोनी ऑफ सर्टन वेस्टर्न कंट्री एंड लेटर ऑन व्हाट हैपेंड इज देयर वॉज अ थ्रेट ये था कि सिक्किम को चाइना अटैक कर सकती है और हम चाहते थे कि चाइना सिक्किम को अटैक करके उनको नहीं एक्वायर करे। हम उनके फ्रेंड थे सिक्किम के, सो एज अ फ्रेंडली गेस्चर हमने ये किया कि सिक्किम को अपना मिलिट्री सपोर्ट प्रोवाइड किया आजादी के बाद, कि हम आपको, अगर कोई भी विदेशी ताकत आप पे हमला करेगी तो हम आपके लिए लड़ेंगे, ठीक है, वी विल प्रोवाइड यू मिलिट्री सपोर्ट। दैट वाज द अंडरस्टैंडिंग विद सिक्किम। लेटर ऑन व्हाट हैपेंड इज, इसलिए सिक्किम ने अपना खुद का मिलिट्री बेस डेवलप ही नहीं किया, क्योंकि भारत का सपोर्ट है उनको। कोई भी अटैक आएगा तो विद द सपोर्ट ऑफ इंडिया वो हो जाएगा भी। इन 1975 हमें ये लगा कि चाइना तो अटैक कर ही देगा अभी इनके ऊपर, तो हमने, क्योंकि चाइना अटैक ना कर दे इसलिए हमने सिक्किम पे अटैक कर दिया और आधे घंटे में सिक्किम को एक्वायर कर दिया। और लेटर ऑन इन 1988 फाइनली सिक्किम बिकेम अ पार्ट ऑफ Indian territory and its all independence as such was taken back. देखो इतिहास है, इतिहास तो जैसा है वैसे ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी क्या हुआ कि ये जो पूरी कहानी है, इसके बाद सिक्किम और सिक्किम के लोगों को हमको एनकरेज करना था कि वहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, क्योंकि वहां पर एक तो वैसे भी वो पहाड़ी पूरा इलाका, इफ एनीबडी हैज बीन टू सिक्किम समटाइम्स, तो वो पूरा एक एक्सट्रीम वेदर है वहां पर, पहाड़ियां है, बर्फ है और इतना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है वहां, तो वहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन इतना हो नहीं पाया। फिर पॉलिटिकली भी काफी देयर वाज सम अनसर्टेनिटीज देयर। सो कंसिडरिंग ऑल दीज अनसर्टेनिटीज, they wanted to give a privilege to the people of Sikkim. So in the year 2008, Indian government gave an exemption to the people of Sikkim. भारत के 29-30 राज्य जो हैं उनमें से एक राज्य को टैक्स फ्री कर दिया उन्होंने और वो है सिक्किम। यहां पर कंडीशन ये है कि अगर कोई सिक्किमीज इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल, ये एग्जम्पशन सिर्फ इंडिविजुअल के लिए, सिक्किम में कोई कंपनी है, सिक्किम में कोई पार्टनरशिप फर्म है, एओपी है, उसको एग्जम्पशन नहीं, एग्जम्पशन है केवल सिक्किमीज इंडिविजुअल को।
इंडिविजुअल जो सिक्किम का है उसको एग्जम्पशन है। किस चीज से एग्जम्पशन है? अगर वो सिक्किम में कोई इनकम कमाता है, सिक्किम में उसका मकान है, किराए पे देता है, इनकम कमाता है, एग्जाम। सिक्किम में जॉब करता है, इनकम कमाता है, एग्जाम। सिक्किम में व्यापार करता है, व्यापार करके इनकम कमाता है, एग्जाम। सिक्किम में मकान बेचता है, दुकान बेचता है, कैपिटल गेन कमाता है, एग्जाम। सिक्किम में लोन देता है, ब्याज कमाता है, कोई अदर इनकम कमाता है, लॉटरी कमाता है, एग्जाम। पूरा स्टेट एक एग्जाम्प्ट है सिक्किम। The only condition is you have to be Sikkimese individual and you have to earn income from Sikkim. Sikkimese individual को सिक्किम से जो भी इनकम होती है वो एग्जम्प्ट है। उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है, अभी डिविडेंड को लेकर भी कहा है कि सिक्किमीज इंडिविजुअल को सिक्किम के बाहर से भी डिविडेंड या इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज होता है तो वो भी एग्जम्प्ट है। सिक्किमीज इंडिविजुअल को सिक्किम के बाहर से भी अगर डिविडेंड या इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज होता है तो वो भी एग्जम्प्ट है। ये और एक्स्ट्रा चीज उन्होंने कही है। एक बार मैं प्रोविजन समझा लूं, है ना, तो अच्छा रहेगा। तो अभी प्रोविजन ये है कि यू हैव टू बी अ सिक्किमीज इंडिविजुअल एंड योर इनकम शुड बी फ्रॉम सिक्किम। बेसिक तो ये कंडीशन। एक एक्स्ट्रा इनकम के लिए उन्होंने कुछ कह दिया डिविडेंड और इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज के लिए कि वो बाहर से भी कमाओगे तो भी चलेगा। बाकी बेसिक प्रोविजन अपने सामने अपन पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। सिक्किमीज इंडिविजुअल सिक्किम से इनकम कमाएंगे तो एग्जम्प्ट है। एनी डाउट विद दिस वर्डिंग्स? दिस वर्डिंग्स शुड नॉट बी, है ना। अब यहां पर जो है बहुत सारे इश्यूज आपके मन में आ सकते हैं। एक इश्यू ये आ सकता है कि हु इज अ सिक्किमीज इंडिविजुअल। ठीक है, अपन ने सोचा ये तो सही है, बढ़िया, सिक्किमीज इंडिविजुअल है तो एग्जम्प्ट है, तो अपन भी चलो सिक्किम वहीं रहेंगे अब आगे, क्योंकि वहां इनकम टैक्स ही नहीं लगता, झंझट ही खत्म हो जाएगा अपने को, वहां 30% नहीं देना पड़ेगा। तो अपन सिक्किमीज नहीं है। सिक्किमीज वो हैं जो सिक्किमीज एफिनिटी को बिलोंग करते हैं, जो वहां के लोग हैं, वहां की एफिनिटी को बिलोंग करते हैं, वो सिक्किमीज है। ऐसा भी नहीं कह रहा हूं कि सिक्किम में जो पैदा हो गया वो सिक्किमीज है, नहीं तो कोई टैक्स प्लानिंग ऐसी भी कर सकता है कि चलो अभी अवर किड विल बी बोर्न इन सिक्किम, तो उसको पैदा होते से ही एक प्रिविलेज मिल जाएगा, पैदा हुआ सिक्किमीज हो गया वो। ही इज नॉट सिक्किमीज। सिक्किमीज वो है जो वहां की एफिनिटी को बिलोंग करता है। तो वहां के जो भी प्रजाति के लोग होते हैं, थापा, गुरंग, वो प्रजाति के लोग सिक्किमीज हैं। ठीक है, वी आर नॉट सिक्किमीज। दूसरा, उनको इनकम वहां से भी तो एग्जम्प्ट है। तो मैंने बता दिया, इनकम का नेचर कुछ भी हो, सैलरी हो, मकान का किराया हो, व्यापार की इनकम हो, कैपिटल गेन हो, या कोई और इनकम भी हो, एनी इनकम फ्रॉम सिक्किम इज एग्जम्प्ट। सो बेसिक प्रोविजन ये हो गया। नाउ फर्दर दे हैव रिटर्न अप हियर इन दिस प्रोविजन, फर्दर दे हैव गिवन दिस क्लॉज। दिस इज अबाउट मैरिज। इस क्लॉज को पढ़ो, समझो, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है अपने को, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इससे हो सकता है आपको मनोरंजन के लिए बहुत सारी क्वेरीज मिल जाए, पर वो एग्जाम में नहीं है ना। एग्जाम एंगल से इसको ज्यादा वेटेज मत देना। ठीक है, अपन कोशिश करेंगे कि कुछ इससे कुछ अच्छी बात अपन सीखे, समझे, बट लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। अभी देखो क्या हुआ कि ये प्रोविजन आया 2008 में, ये एग्जम्पशन 2008 में आया, और 2008 में जब ये एग्जम्पशन आया तब ये एक इश्यू जनरेट हुआ, उसकी मैं बात करूंगा। देयर इज अ सिक्किमीज गर्ल, शी इज एग्जम्प्ट। अभी मान लो उसका, थिंक अबाउट इट, सेकेंड ग्रुप के लिए 204 में ही जाना पड़ेगा, जैसा कि कंप्लायंस से हम लोग भी फॉलो करना ही पड़ेगा, हमें भी और आपको भी, क्योंकि आप लोगों को सेफ्टी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सेकंड ग्रुप के EIS और एडवांस के लिए, जो कि ब्रॉडकास्ट में मैसेज आया था कि 304 में लगेगी, लेकिन चूंकि अब नई कंप्लायंसेस हमें फॉलो करने पड़ रहे हैं, जो आज ही इश्यू हुए सर। हो गए? हाँ, क्या हुए? बता दो। हाँ, तो उन सभी के अकॉर्डिंग अपने को इकट्ठा यहाँ पे सेकंड ग्रुप तो बैठा नहीं सकते, वो जो 3-3 दिन का चल रहा था,
तो अभी जब तक ये कंप्लायंसेस लगेंगे कोविड के, तो अपने को इस क्लास के बाद धीरे से आराम से, कोई जल्दी नहीं, जब तक आप लोग वहां पैर से बैठ नहीं जाओगे हम लेक्चर स्टार्ट नहीं करेंगे। नीचे जाके 204 में बैठना। अभी मत पूछना 204 कहाँ है, 204 इज द सेम रूम जहां पे कल तक आप बैठ रहे थे, ठीक है। अभी देखो, व्हाट आई वाज टेकिंग एज एन एग्जांपल इज देयर इज अ सिक्किमीज गर्ल, थिंक अबाउट इट। अभी वहां के नाम होते हैं, जैसे लेपचा नाम है इसका ना, वहां ऐसे नाम होते हैं। तो अभी लेपचा है एंड शी इज एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स। लेपचा को इनकम टैक्स नहीं पता है, लेपचा को इनकम टैक्स नहीं लगता था। अब लेपचा इज अबाउट टू मैरी, शी हैज टू चॉइसेस। इफ शी मैरिज मिस्टर गुरंग थापा, मिस्टर थापा इज अ सिक्किमीज, सो लेपचा अगर गुरंग थापा से शादी कर लेती है तो शी विल कंटिन्यू टू हैव हर सिक्किमीज स्टेटस, एंड बिकॉज शी विल कंटिन्यू टू हैव हर सिक्किमीज स्टेटस, शादी के बाद भी इनकम टैक्स में उनको एग्जम्पशन मिलेगा। पर अभी लेपचा को एक चॉइस और है, दैट शी कैन ऑल्सो मैरी अ पर्सन फ्रॉम बिहार, ओम प्रकाश पांडे। ठीक है, बिहार में है पांडे जी, और लेपचा को ऐसा लगता है कि वो पांडे जी से शादी कर ले, तो शी कैन ऑल्सो मैरी पांडे जी। पर पांडे जी जो हैं वो सिक्किमीज नहीं है। अभी यहां पर लिखा गया है कि अगर कोई सिक्किमीज गर्ल नॉन सिक्किमीज बॉय से मैरी कर लेती है, she will lose her Sikkimese exemption. She will lose her Sikkimese status. So what will happen is, अगर अपने एग्जाम्पल में लेपचा पांडे बन जाती है, तो फिर उनको इनकम टैक्स में एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। घर वालों ने बहुत समझाया लेपचा को कि बेटा पांडे जी अच्छे व्यक्ति हैं, पर पांडे जी सिक्किमीज नहीं है, तो तू थापा से ही शादी कर ले। बिकॉज ऑफ इनकम टैक्स शी हैड टू डिसाइड टू मैरी गुरंग थापा। बिकॉज ऑफ इनकम टैक्स शी मे मैरी मिस्टर थापा। दिस इज द प्रॉब्लम, अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम ये है, कानून ये कह रहा है, अपने सामने लिखा हुआ है, मैं एक बार पूरी बात अपनी तरफ से बता दूं। कानून ये कह रहा है कि अगर सिक्किमीज गर्ल नॉन सिक्किमीज बॉय से मैरी करती हैं तो शी विल लूज हर सिक्किमीज स्टेटस। ये अपना एग्जाम्पल वन हुआ। अब इस एग्जाम्पल का एक थोड़ा एडवांस वर्जन और है, वो एडवांस वर्जन समझो। एडवांस वर्जन ये है कि ये एग्जम्पशन 2008 में आया। 2005 में लेपचा ऑलरेडी मैरिड पांडे जी। उस समय तो एग्जम्पशन था ही नहीं। उस समय यह भी नहीं लिखा हुआ था कि अगर आप नॉन सिक्किमीज से मैरी कर लेते हो तो आपका सिक्किमी स्टेटस छिन जाएगा। तो लेपचा को पता ही नहीं था ऐसा कि पांडे जी से शादी करने के क्या दुष्परिणाम होंगे। 2005 में तो कानून में एग्जम्पशन भी नहीं था और ये भी नहीं था। तो अभी क्या हुआ कि लेपचा की 2005 में पांडे जी से शादी हो गई। शी वॉज वेरी हैप्पी, कोई प्रॉब्लम नहीं था। अचानक से 2008 में ये प्रोविजन आ गया, और ये प्रोविजन कहता है कि अगर आप नॉन सिक्किमीज से मैरी कर लेते हो तो आपको सिक्किमीज एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। घर वालों का फोन आ गया सिक्किम से, ठीक है, वहां से फोन आ गया गैंगटॉक से मम्मी पापा का कि हम कह रहे थे पांडे से शादी मत कर, अब हम सब इनकम टैक्स में एग्जम्प्ट हैं और तुम एग्जम्प्ट नहीं हो, क्योंकि बिकॉज यू हैव मैरिड मिस्टर पांडे आपका एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। और थापा का भी फोन आ गया। थापा इज ऑल्सो सेइंग कि देखो मैंने कहा था, ठीक है, पांडे जी अच्छा व्यक्ति नहीं है, उसके कारण एग्जम्पशन नहीं मिल रहा है तुमको। नाउ लेपचा का यह कहना है कि मुझे पहले थोड़ी पता था
कि पांडे जी से शादी करने के ये दुष्परिणाम होंगे, इनकम टैक्स एग्जम्पशन छीन जाएगा। लॉ मेकर्स को उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि साहब ये तो आपने गलत कर दिया, रिट्रोस्पेक्टिवली मेरे को नुकसान दे दिया। एट द टाइम ऑफ मैरिज 2005 में अगर मुझे पता होता कि पांडे जी से शादी करने से टैक्स एग्जम्पशन छिन जाएगा, तो आई वुड नॉट हैव मैरिड हिम, आई वुड हैव मैरिड मिस्टर थापा। लॉ मेकर्स का कहना है कि आपकी बात सही है, और उस समय जब 2005 में आपकी शादी हुई तब आपको यह नहीं पता था कि पांडे जी से शादी करने पर आपका एग्जम्पशन छिन जाएगा, तो हम इस प्रोविजन को प्रोस्पेक्टिव ही अप्लाई करेंगे। जिसकी शादी ऑलरेडी 2008 तक हो चुकी है उसका एग्जम्पशन नहीं छीनेगा। तो लेपचा की शादी पांडे जी से हो गई, नॉन सिक्किमीज से 2008 के पहले शादी हो गई, स्टिल लेपचा कैन एंजॉय दी एग्जम्पशन, शी विल बी एलिजिबल फॉर द एग्जम्पशन। देखो लॉ मेकर्स को क्या क्या सोचना पड़ता है, अभी वी हैव टू अंडरस्टैंड इट। सो आई विल पुट इट वेरी सिंपली, से इफ देयर इज अ बॉय ऑफ एमपी, he marries a Sikkimese girl. The Sikkimese girl will not be interested. She would not be interested in you, right? She will not be interested to marry a boy of MP because her exemption would be withdrawn. But a reverse case is possible. So it's a good tax planning for girls. A girl of MP, Neha Pandey, and now Neha Pandey marries a boy of Sikkim and she becomes Neha Thapa. If she marries a boy of Sikkim, she will be Sikkimese. Understand it? She will enjoy the Sikkimese exemption. तो ये प्रोविजन है, कानून है, और बॉयज और गर्ल्स आर इक्वल इन द लॉ। तो अभी बराबर का स्टेटस है। एमपी का बॉय इफ ही मैरीज सिक्किमीज गर्ल, गर्ल को नुकसान है, शी विल नॉट मैरी हिम। सिक्किम का बॉय इफ शी मैरीज अ गर्ल ऑफ एमपी, शी विल ऑल्सो बिकम सिक्किमीज एंड गेट दी एग्जम्पशन। अब इसके आगे आप लोगों के मन में और भी क्वेरी कोई ऐसी हो सकती है कि सर बाद में डाइवोर्स हो गया तो क्या होगा? मेरे को नहीं पता भाई, मेरे को जितना कानून में लिखा है उतना बता पा रहा हूं मैं। अगर आपका क्वेरी ये है कि बाद में डाइवोर्स हो गया तो क्या होगा, तो मेरा यही आंसर है कि आप हिंदू डाइवोर्स एक्ट और या सेकंड मैरिज सिक्किम से हुई तो क्या होगा, आई एक्चुअली डोंट नो। इनकम टैक्स यही खत्म हो जाता है। इसके बाद की आपकी अगर कोई क्वेरी है तो यू हैव टू सी दी अदर लॉज, हिंदू मैरिज एक्ट, इंडियन मैरिज एक्ट, इंडियन डाइवोर्स एक्ट, फुर्सत से पढ़ लेना, आंसर मिल जाएगा आपको। हाँ, अब कोई क्वेरी हो तो पूछे। हाँ जी, कितने रुपए तक एग्जम्पशन की कोई अमाउंट की लिमिट है ऐसा पूछ रहे हो? नहीं लिखी है क्या लिमिट? नहीं है। करोड़ों अरबों रुपए कमाओ एग्जाम, देयर इज नो लिमिट इफ इट इज नॉट गिवन। सर अगर कोई सिक्किमीज की डेथ हो जाती है, मतलब शादी वादी की बात नहीं कर रहे हो, ऐसी कह रहे हो डेथ हो गई, तो डेथ हो गई तो अब तो बचे ही नहीं, वो इनकम कैसे कमाएगा? वो तो इनकम ही नहीं कमाएगा तो इनकम टैक्स की बात ही नहीं आएगी। मरने के बाद कोई इनकम नहीं कमा पाता है। तो मतलब आई थिंक अगर आपका क्वेरी वो है तो कि अगर ऐसे कोई सिक्किमीज है और उसकी डेथ हो गई, और अगर आपका कहना शादी के बाद डेथ हो गई, तो अगेन यू हैव टू सी दी हिंदू लॉ, हिंदू सक्सेशन एक्ट वगैरह, उसमें इसका जवाब मिल सकता है। इनकम टैक्स में इन सब का कोई जवाब नहीं है। यस, सिक्किमीज इंडिविजुअल सिक्किम से इनकम कमाएगा तो एग्जाम, सिक्किम से इनकम कमाएगा तो एग्जाम, सिक्किम के बाहर इनकम कमाएगा तो टैक्सेबल, और सिक्किम के बाहर सिर्फ दो इनकम एग्जाम्प्ट है, डिविडेंड और इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। वो फॉरेन से भी कमाए तो एग्जाम्प्ट है। सही है। कंपनी में जॉब करने वाले को सैलरी पर सिक्किम, कोई भी इनका सिक्किमीज इंडिविजुअल है, सिक्किम में जॉब करता है, एग्जाम। यस,
एनीथिंग एल्स ऑन सिक्किम? डन। चलो अभी कानून है, एक बार एग्जाम में आ चुका है सिक्किम इज इंडिविजुअल का क्वेश्चन, तो अपने को पढ़ना तो चाहिए। खत्म। अब अगला सेक्शन हम पढ़ते हैं, सेक्शन 10। कौन भाई थे? हु वाज देयर? नहीं देखो, घड़ी आपकी कुछ खराब हो गई है इसलिए मैं कह रहा हूं, और कुछ नहीं कह रहा हूं, ठीक है? जिसने भी बोला घड़ी, या दो ही चीजों का कम्युनिकेशन था, तो या तो घड़ी खराब हो गई या, ठीक है? तो अब देख लो भाई, रिपेयर घड़ी तो हो सकती है। सेक्शन 10 सब सेक्शन 11A, अगला सेक्शन सेक्शन 10 सब सेक्शन 11A। अब देखो ये जो एग्जम्पशंस हैं, दे आर डीलिंग विथ सर्टन स्पेसिफाइड इनकम्स। सेक्शन 10 सब सेक्शन 11A, यहां से एक सीरीज चालू हो रही है, ये डील करती है विथ सर्टन स्पेसिफाइड इनकम। अभी यहां पर लिखा हुआ है सुकन्या समृद्धि स्कीम। बहुत फटाफट बता रहा हूं, समझो और एंड बी प्रिपेयर्ड, क्योंकि मैं आपको नोट्स के कई पेजेस रेफर करने वाला हूं यहां पे, तो फोकस ऑन द क्लास। चीजें जो मैं बता रहा हूं उस पर ध्यान देना। आज से कुछ साल पहले सरकार ने एक स्कीम लॉन्च की थी, उसका नाम है सुकन्या समृद्धि स्कीम। कभी आपने सुना हो सकता है नाम, सुकन्या समृद्धि स्कीम। सुना है क्या नाम? कुछ लोगों ने सुना है नाम। तो सुकन्या समृद्धि स्कीम एक स्कीम है गवर्नमेंट की। उसमें क्या होता है कि यू कैन डू एन इन्वेस्टमेंट इन द नेम ऑफ द गर्ल चाइल्ड इन द फैमिली। दैट वाज द आइडिया। सुकन्या है ना, सुकन्या समृद्धि स्कीम। तो दिस स्कीम इज बेसिकली टू एनकरेज द पेरेंट्स टू डू द सेविंग फॉर द फ्यूचर ऑफ द गर्ल चाइल्ड। ये स्कीम थी सुकन्या समृद्धि स्कीम। हाँ जी, कोई समस्या हो गई? नहीं, सुकन्या समृद्धि स्कीम पूछ रहे हो? मैंने पढ़ा ही नहीं अभी बेटा, अभी एक बार मैं पढ़ा दूं फिर आप जरूर पूछना, पक्का मैं बताऊंगा आपको, है ना। सुकन्या समृद्धि स्कीम करके एक स्कीम आई थी, और सुकन्या समृद्धि स्कीम के अंतर्गत हुआ कुछ ऐसा कि दे वांटेड टू एनकरेज द पेरेंट्स टू डू द सेविंग्स इन द नेम ऑफ द गर्ल चाइल्ड इन द फैमिली। देखो मैं आपको समझाता हूं, बात को समझना कि क्या होता है कि गवर्नमेंट कई सारे इन्वेस्टमेंट्स को एनकरेज करती है समय समय पर। जो लोग पैसा कमा रहे हैं वो लोग पैसा कहीं ना कहीं सेव करना चाहते हैं। पैसा कमाया, कुछ खर्च हो गया, बाकी सेविंग्स को कहां रखें? बैंक में रखें, म्यूचुअल फंड में डालें, है ना, कहां रखें? प्रॉपर्टी में पैसा लगाएं, ज्वेलरी में पैसा लगाएं, तो कहीं ना कहीं तो इन्वेस्ट करना है। तो गवर्नमेंट समय समय पर इन्वेस्टमेंट की स्कीम्स लेकर आती है। कई तरह की स्कीम्स हर समय चलती रहती है, 50 स्कीम। अभी ये एक स्कीम आई जिसका नाम है सुकन्या समृद्धि स्कीम। ये स्कीम एक इंडिपेंडेंट स्कीम है। ये स्कीम मेरे को आपको नहीं पढ़ाना है, क्योंकि ये स्कीम अपने कोर्स में नहीं है। इस स्कीम में कौन पैसा लगा सकता है, कितना पैसा लगाना है, पैसा कहां जमा करना है, कितने साल बाद अपने को इसका रिटर्न मिलेगा, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिलेगा, बहुत सारे सवाल होंगे जिनका जवाब अपने को इनकम टैक्स में नहीं ढूंढना है। आपकी इच्छा हो तो आप गूगल पे ये स्कीम पढ़ सकते हो, उसमें आपको स्कीम की डिटेल्स मिल जाएगी, विच इज इररेलेवेंट फॉर एग्जाम, एब्सोल्युटली इररेलेवेंट फॉर एग्जाम्स। बट जब भी कोई इन्वेस्टमेंट स्कीम आती है, जैसे एक स्कीम अपने सामने सुकन्या समृद्धि स्कीम, कोई कह सकता है कि सर हमारे पास सेविंग है, हम बैंक एफडी में जमा कर दें। तो एफडी में पैसा जमा करते हो या आप प्रोविडेंट फंड में पैसा जमा करते हो, पीपीएफ है ना, प्रोविडेंट फंड, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, या फिर सुकन्या समृद्धि स्कीम में पैसा लगाते,
कोई भी इन्वेस्टमेंट आप करते हो तो टैक्सेशन के एंगल से उसमें तीन चीजें अपने को देखनी रहती है। इनिशियल जब हम पैसा इन्वेस्ट करेंगे तब क्या होगा, फिर उसके ऊपर जो रेगुलर इनकम होगी, इंटरेस्ट वगैरह, तब क्या होगा, और फाइनली मैच्योरिटी पे जब हमको पैसा मिलेगा तब क्या होगा। टैक्स एंगल से कोई भी इन्वेस्टमेंट को हम ये तीन डायमेंशन से देखते हैं। ठीक है, आप अपने पूरे सिलेबस में कम से कम 25-30 इन्वेस्टमेंट पढ़ने वाले। कभी आप पढ़ोगे नेशनल सेविंग स्कीम, कभी पढ़ोगे सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, कभी पढ़ोगे प्रोविडेंट फंड, कभी पढ़ोगे पेंशन स्कीम, कभी पढ़ोगे, बहुत स्कीम्स है, बहुत सारे अलग अलग इन्वेस्टमेंट के प्रपोजल्स हैं, एफडी के बारे में पढ़ोगे। तो ये जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, इन इन्वेस्टमेंट में ये तीन एंगल होते हैं फ्रॉम टैक्सेशन एंगल। इनिशियल इन्वेस्टमेंट पर क्या होगा, रेगुलर इनकम का क्या होगा, और मैच्योरिटी का क्या होगा। इंडिया is a developing country, and because India is a developing country, government wants to encourage the savings and investment. This is the philosophy of the government since beginning. हम चाहते हैं कि लोग पैसा सेव करें, लोग अपने फ्यूचर के लिए पैसा सिक्योर करें। इसलिए हम इन्वेस्टमेंट्स को एनकरेज करने के लिए टैक्स इंसेंटिव्स देते हैं। हम कहते हैं प्रोविडेंट फंड में पैसा डालो, आपको इंसेंटिव्स मिलेंगे। हम आज कह रहे हैं कि सुकन्या समृद्धि स्कीम में पैसा डालो, आपको टैक्स इंसेंटिव मिलेंगे। इंसेंटिव क्या मिलेंगे ये समझो। ये तीन इंसेंटिव हैं। इनिशियल इन्वेस्टमेंट पे क्या होगा, रेगुलर इनकम का क्या होगा, और मैच्योरिटी पे क्या होगा। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट पर अगर आप सुकन्या समृद्धि स्कीम में पैसा लगाते हो तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट पर आपको इनकम टैक्स में एक इंसेंटिव मिलेगा सेक्शन 80C में। व्हाट विल हैपन इज, जैसे मान लो मेरी इनकम है 15 लाख, 15 लाख पे इनकम टैक्स लगेगा। इस 15 लाख रुपए में से 1 लाख रुपए मैंने सुकन्या समृद्धि स्कीम में जमा कर दिए। ये 1 लाख रुपए एप्लीकेशन ऑफ इनकम है। पहला चैप्टर अगर आपको याद हो, एप्लीकेशन ऑफ इनकम वर्सेस डाइवर्जन ऑफ इनकम, तो दिस इज एन एप्लीकेशन ऑफ इनकम। मेरी इनकम में से मैंने 1 लाख रुपए जमा कर दिए स्कीम में, मुझे इनकम टैक्स 15 लाख पे ही लगना चाहिए, क्योंकि 15 लाख मैंने कमाए। कमाने के बाद अगर मैं कहीं पैसे जमा कर देता हूं, इट्स जस्ट एन एप्लीकेशन ऑफ इनकम। जनरली मुझे एप्लीकेशन ऑफ इनकम का डिडक्शन नहीं मिलता है। हावेवर अगर मैं सुकन्या समृद्धि स्कीम में पैसा जमा करता हूं तो ये 1 लाख रुपए मेरी इनकम में से माइनस हो जाएगा। ये एप्लीकेशन ऑफ इनकम मुझे अपनी इनकम में से माइनस करने को मिलेगा। एक सेक्शन है सेक्शन 80C, एक चैप्टर है चैप्टर 6A, जिसमें आपको कई एप्लीकेशन ऑफ इनकम का डिडक्शन मिलता है। तो अगर आप अपनी इनकम में से सुकन्या समृद्धि स्कीम में पैसा जमा करते हो तो आपको सेक्शन 80C का डिडक्शन मिलेगा, एप्लीकेशन का फायदा मिलेगा। तो लोगों को एनकरेजमेंट है कि देखो मैं यहां पैसा जमा कर दूं, इनकम उतने से कम हो जाएगी। दूसरी बात, इस स्कीम में जो ब्याज मिलेगा वो सेक्शन 10(11)A में एग्जम्प्ट है। जो सेक्शन अब अभी आप पढ़ रहे हो 10(11)A, यहां देखो क्या लिखा हुआ है, इंटरेस्ट इज एग्जम्प्ट। क्लियरली इट इज रिटन, यू कैन सी इट, इंटरेस्ट इज एग्जम्प्ट। और तीसरी चीज, जो मैच्योरिटी पे पैसा मिलेगा, विड्रॉवल, फाइनली जो विड्रॉ करोगे वो भी एग्जम्प्ट है। कहां लिखा है, 10(11)A। सो इंडिया की जो फिलॉसफी है वो फिलॉसफी को हम लोग कहते हैं एग्जम्प्ट, 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 है ना, एग्जम्प्ट, एग्जम्प्ट, एग्जम्प्ट। दैट इज द फिलॉसफी इन इंडिया for many investment schemes, because India is a developing economy. अक्सर डेवलप्ड कंट्रीज में जो स्कीम होती है, रिटायरमेंट स्कीम्स होती हैं, फ्यूचर की स्कीम होती हैं, उनकी फिलॉसफी होती है एग्जम्प्ट, एग्जम्प्ट, टैक्सेबल। डेवलप्ड कंट्रीज में अक्सर होता है EET,
एग्जाम पर मैच्योरिटी पे टैक्स करते हैं। इंडिया क्योंकि डेवलपिंग कंट्री है, हम लोग ज्यादा इंसेंटिव दे रहे हैं, और हम इंसेंटिव दे रहे हैं ईईई, एग्जाम। ऐसा आपको मैं पूरे सिलेबस में कई बार कहने वाला हूं। अब अगली बार हो सकता है मैं सिर्फ ये कह दूं ईईई मिलेगा, तो आपको समझना पड़ेगा ईईई क्या है। ठीक है, ईईई क्या है? एग्जाम ये मिलने वाला है। सो सुकन्या समृद्धि स्कीम गवर्नमेंट इज एनकरेजिंग। मेरा ये कहना है कि अपने नोट्स में जब आप देखोगे दी चैप्टर 6 से डिडक्शन, इफ यू विल गो टू दी चैप्टर 6 से डिडक्शन, वहां पर आप आओगे पेज नंबर 151 पे। जरा पहुंचो पेज 151 पे। 151 पेज पर सेक्शन चल रहा है सेक्शन 80C। 150 पे देखोगे तो यू विल सी सेक्शन नंबर 80C चालू हुआ है। 80C सेक्शन जो है उसमें कई सारे इन्वेस्टमेंट पर आपको बेनिफिट मिलता है। इसमें से के पॉइंट देखो, के इन्वेस्टमेंट इन द नेम ऑफ गर्ल चाइल्ड इन द फैमिली अंडर अ नोटिफाइड स्कीम, ब्रैकेट में लिखा है सुकन्या समृद्धि स्कीम। दिस इज एलिजिबल अंडर 80C, राइट। इन्वेस्टमेंट पे 80C मिलेगा। यहां लिख लो रेफर पेज, और अभी जो अपना पेज चल रहा है उसका रेफरेंस लिख दो। कौन सा चल रहा है अभी? 24। ठीक है, अब 24 पे आओ। और 24 पे यहां आके लिख दो रेफर पेज 151। ये इसलिए लिख लो क्योंकि जब आप रिवीजन करोगे तो चीजें बहुत आसान हो जाएगी। यू कैन को रिलेट बोथ दी पॉइंट्स। एक ही तो बात है, पेज 24 पे जो लिखा है वही 151 पे लिखा है। एग्जाम 24 पे क्या लिखा है? इंटरेस्ट और मैच्योरिटी एग्जाम्प्ट है, ये लिखा है। 151 पे क्या लिखा है? इनिशियल इन्वेस्टमेंट पे 80C का डिडक्शन मिलेगा। सो अल्टीमेटली थिंग्स आर समवेयर सिमिलर थिंग्स, कहीं ना कहीं दोनों का कोरिलेशन है। द फिलॉसफी इज एग्जाम। ठीक है, सेक्शन 10, 11 हो गया। मैं कहां पढ़ा रहा हूं? और ठीक है, डोंट पैनिक, बिल्कुल मत घबराओ। लंबी गहरी सांस लो, ब्रीद इन ब्रीद आउट, डोंट पैनिक। आई एम क्लोजिंग इट राइट नाउ। थैंक यू वेरी मच।